2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं और उससे पहले आज चुनाव आयोग ने उस दिन चुनावी नतीजों के बाद विजयी जश्न और जुलूस पर बैन लगा दिया है। बीजेपी ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कोरोना के मौजूदा हालात के लिए मद्रास हाईकोर्ट से मिली फटकार के बाद चुनाव आयोग ने काउंटिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें चुनाव आयोग ने नतीजों के बाद विजय जुलूस या जश्न पर बैन लगा दिया है और जीतने वाले को सिर्फ 2 लोगों के साथ ही जीत का सर्टिफिकेट लेने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग के इस फैसले का बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया है। नड्डा ने ट्वीट कर कहा है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग द्वारा परिणामों के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध के फैसले का स्वागत करती है। मैंने बीजेपी की सभी राज्य इकाइयों को इस निर्णय का पालन करने का निर्देश दिया है। हमारा हर कार्यकर्ता पूरी ऊर्जा के साथ इस संकट की घड़ी में आम जन की सेवा में निरंतर लगा रहेगा। दरअसल कोरोना काल में चुनावी रैलियों में उमड़ी भीड़ पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और कोरोना की दूसरी लहर ने खतरनाक रूप भी ले लिया है। लेकिन इस बीच मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को फटकार लगाई और कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा दिया। काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने ये फटकार एक याचिका पर सुनवाई के दौरान लगाई। ये याचिका काउंटिंग के दिन तमिलनाडु में कोविड प्रोटोकॉल के पालन की मांग के लिए थी। इस मामले पर दोबारा 30 अप्रैल को सुनवाई होगी, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दिन के लिए कोरोना प्रोटोकॉल पर नए दिशा निर्देश जारी कर दिए। बता दें कि तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और असम में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है और सभी 5 राज्यों के नतीजे 2 मई को आएंगे और इसी को लेकर चुनाव आयोग ने जश्न के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया था। हर दिन कोरोना के मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही एक्टिव केसेस की संख्या में कमी आ रही है। सरकारों की कोशिशें भी तेज हैं। बचाव में लापरवाही को लेकर कोर्ट ने अपनी दखल बढ़ाई। संकट से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जो नेशनल प्लान मांगा था, उस पर आज सुनवाई हुई। सरकार ने अपना प्लान दाखिल किया। इस दौरान अदालत ने सवाल किया कि वैक्सीन के अलग अलग दामों पर केंद्र कर क्या रहा है। अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है। सुनवाई के दौरान ऑक्सीजन और वैक्सीन की सप्लाई पर भी चर्चा हुई। अदालत ने ऑक्सीजन समेत अन्य मेडिकल जरूरतों पर डेटा मांगा है और अब शुक्रवार को इस पर सुनवाई की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या क्या सवाल किए, बता रहे हैं दिल्ली संवाददाता सुशील। देश भर में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया, लेकिन इस हलफनामे के बाद भी केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल प्लान को लेकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार के पास क्या नेशनल प्लान है। फिलहाल केंद्र सरकार को शुक्रवार तक सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर बताना है कि उनके पास कोरोना संक्रमण की महामारी से निपटने के लिए नेशनल प्लान क्या है। कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जा रही वैक्सीनेशन की 2 रेट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि वैक्सीनेशन के 2 रेट क्यों हैं। आपको बता दें, कई राज्य सरकारें पहले से ही केंद्र सरकार पर ये सवाल कर रही हैं कि अगर वैक्सीन तमाम लोगों को लगाया जा रहा है तो उस वैक्सीन के 2 रेट क्यों हैं। मौत की बेकाबू रफ्तार के बीच बाजार में आए दिन भीड़ बढ़ रही है। लोग बाजारों में आकर अपने घर कोरोना संक्रमण ले जा रहे हैं। दूसरी लहर का कहर बरकरार। लोग क्यों बने हुए हैं बेपरवाह। कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। प्रदेश का शायद ही कोई इलाका हो जहां संक्रमित केस न मिला हो, लेकिन कोरोना जितना बेकाबू हो रहा है, लोग उतने ही लापरवाह हो रहे हैं।
भरतपुर, कोटा, टोंक, श्रीगंगानगर ये तो सिर्फ झांकी है। प्रदेश के दूसरे इलाकों में रहने वाले भी कम लापरवाह नहीं है। मास्क लगाने से दम घुटता है और नहीं लगाने से जिंदगी जाने का खतरा। फैसला आपका, क्योंकि जिंदगी आपकी है। लेकिन टोंक के बाशिंदों को शायद जीवन से मोह नहीं है। मास्क क्यों न लगाया? सांस चढ़े तो बिना मास्क बाण मत घूमो। अच्छा, अब लगा लो। मास्क को लेकर लोगों की लापरवाही तब जब पुलिस सख्ती की चेतावनी दे रही है। मैन के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा जो कोविड के संबंध नई गाइडलाइन आई है, सख्ती से प्रशासन द्वारा इस पर कंट्रोल किया जाएगा और अधिक से अधिक इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। टोंक की तस्वीर तो आपने देख ली, अब श्रीगंगानगर का हाल देखिए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ स्थित राजकीय चिकित्सालय में सैंपल देने वालों का हुजूम लग जाता है, लेकिन यहाँ इन सबको कतार में लगाने का कोई जतन नहीं करता। यूं तो यहाँ सिविल डिफेंस के कुछ स्वयं सेवक भी ड्यूटी करते हैं, मगर इस भीड़ के आगे वे भी असहाय नजर आते हैं। कोटा की गुमानपुरा इलाके में स्थित सब्जी मंडी में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुबह सुबह सब्जी मंडी का नजारा देखने वाले को विचलित कर सकता है। यहाँ आने का साहस वही कर सकता है जिसे अपनी जान की परवाह नहीं हो। तस्वीरें देखिए, लोग बेरोक टोक सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं, जा रहे हैं। जायके की तलाश यहाँ जान पर भारी है और ये हाल तब जब कोटा में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भरतपुर के बाशिंदे तो जैसे कोरोना को न्योता देने के लिए ही घर से निकलते हैं। ये भरतपुर का केंद्रीय बस स्टैंड है, जहां आप देख सकते हैं लोगों की कितनी भीड़ लगी हुई है। लोगों की जो सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है वो नहीं की जा रही है। ना ही केंद्रीय बस स्टैंड की तरफ से यहां पर जो सैनिटाइजर और टेम्परेचर गन की जो व्यवस्था है वो भी नजर नहीं आ रही है। आप कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए सरकार नए नियम कायदे बना रही है। वीकेंड कर्फ्यू भी इसलिए लगाया गया कि वायरस फैल न पाए और प्रशासन को भी सैनिटाइजेशन के लिए वक्त मिल जाए, लेकिन इसका कुछ फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। कहीं कहीं तो मियाद खत्म होते ही अगले दिन बाजारों में पहले से ज्यादा भीड़ पहुंच जाती है, जो हालात को और बदतर बना सकती है। इसलिए जन अनुशासन पखवाड़े का मान रखिए, अपनी न सही अपनों के लिए अपनी जान सुरक्षित रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। महामारी के खिलाफ जंग में छात्र संगठनों ने जिम्मेदारी संभाली है, जरूरतमंदों और जागरूकता के लिए जुटे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ छात्र संगठनों की जंग, युद्ध में युवा ब्रिगेड। जी हां, कोरोना के खिलाफ युद्ध में युवा ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से गंभीर मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेशन की मुहिम शुरू कर दी गई, जिसके तहत संगठन के जो कार्यकर्ता कोरोना से रिकवर हुए हैं, वे अस्पतालों में मरीजों को प्लाज्मा डोनेट करना भी शुरू कर चुके हैं। साथ ही एबीवीपी की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी कर मदद की जा रही है। जरूरतमंदों को भोजन बांटने का काम भी किया जा रहा है। इस कोरोना की महामारी में पूरा विश्व जूझ रहा है, लेकिन राजस्थान के जयपुर में भी बहुत ज़्यादा आज की संख्या में लगभग 3500 पेशेंट आज आए हैं। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो भी साथी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो अपना प्लाज्मा दें, ताकि अन्य मरीजों को जो ज़रूरतमंद मरीज हैं, सीरियस कंडीशन में हैं, उन्हें बचाया जा सके। विद्यार्थी परिषद ने आज पहल की है कि सभी कार्यकर्ता जो पॉजिटिव हुए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर प्लाज्मा डोनेट करेंगे। साथ ही जन जागरूकता के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील करते हुए आप साथियों से अपील है कि आप किसी ज़रूरतमंद के काम आइए, और कोरोना को हराने का एक ही रास्ता है कि प्लाज्मा को आप डोनेट करें। तो दूसरी तरफ एनएसयूआई की ओर से पूरे प्रदेश में 10 लाख मास्क और सैनिटाइजर बांटने का अभियान शुरू किया गया है।
रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर NSUI के कार्यकर्ता मास्क और सैनिटाइजर बांटकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। NSUI की ओर से ये अभियान 7 दिनों तक चलाया जाएगा ताकि संक्रमण से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI द्वारा लगातार दूसरे दिन भी मास्क वितरण और सैनिटाइजर का कार्यक्रम जारी है। आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की अनेक जिलों में, जयपुर में जयपुरिया अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप समेत कई अनेक जगह कार्यक्रम हम आयोजित करके जरूरतमंदों को सैनिटाइजर और मास्क का वितरण कर रहे हैं। इस तरह कोरोना के युद्ध में युवा ब्रिगेड ने मोर्चा संभाल लिया है। संकट काल में छात्र संगठनों ने फर्ज बखूबी निभाना शुरू कर दिया। इसी तरह की कोशिश से कोरोना हारेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। और अब बात देश भर में कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन बढ़ चढ़कर भागीदारी निभा रहा है और न सिर्फ ऑक्सीजन बल्कि अस्पताल की व्यवस्था करके लोगों की जान बचाने की मुहिम से जुड़ गया है। RIL का हाथ देश के साथ। मौत नहीं, अब जिंदगी की बात। ऑक्सीजन भी, अस्पताल भी। कोरोना की जंग में RIL। जब अपनों का है साथ, फिर डरने की क्या बात। हम बात कर रहे हैं पूरे देश में कोरोना के खिलाफ चल रही दूसरी लड़ाई की, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार है अस्पताल, ऑक्सीजन और इंजेक्शन। तो पहले बात अस्पताल की। रिलायंस फाउंडेशन ने मुंबई में 875 कोविड बेड्स का संचालन अपने हाथों में ले लिया है। मुंबई में वर्ली स्थित नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया में कोविड मरीजों के लिए बनाई गई 550 बिस्तरों वाली कोविड यूनिट को सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल 1 मई से संभाल लेगा। यहाँ 100 बिस्तरों वाला ICU भी तैयार किया जा रहा है और 15 मई से यहाँ गंभीर मरीजों को दाखिला मिलने लगेगा। इसके अलावा बिना लक्षण वाले कोविड मरीजों के लिए 100 बेड मुंबई के BKC में स्थित ट्राइडेंट होटल में तैयार किए जा रहे हैं। देश का पहला कोविड अस्पताल भी रिलायंस फाउंडेशन के डॉक्टर्स ने मुंबई के 7 हिल्स अस्पताल में तैयार किया था। यहाँ 100 बेड के इस अस्पताल में मरीजों की देखरेख फाउंडेशन कर रहा था। इसकी क्षमता में भी इजाफा किया जा रहा है। 45 ICU बेड समेत अब यहाँ कुल 125 मरीजों का इलाज रिलायंस फाउंडेशन के जिम्मे होगा। नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया और 7 हिल्स अस्पताल में कोरोना के सभी मरीजों का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। रिलायंस फाउंडेशन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए जो नए कदम उठाए हैं, उनके बारे में संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, रिलायंस फाउंडेशन हमेशा देश की सेवा में सबसे आगे रहा है और ये हमारा कर्तव्य है कि महामारी के खिलाफ इस लड़ाई में हम भारत का साथ दें। मरीजों को बेहतरीन चिकित्सा सेवा प्रदान करके हमारे डॉक्टरों और फ्रंट लाइन स्टाफ ने अपने अथक प्रयासों से अनेकों मरीजों की जान बचाने में मदद की है। सर HN रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल मुंबई शहर में कोविड मरीजों के लिए कुल 875 बिस्तरों का प्रबंधन करेगा। अब बात ऑक्सीजन की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से ज्यादा मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त दी जा रही है। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को यहाँ से ऑक्सीजन पहुँचाई जा रही है। संस्था की चेयरपर्सन श्रीमती नीता अंबानी ने कहा, हम गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दमन दीव और नगर हवेली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और भी बढ़ाने की कोशिशें जारी है। इस खराब दौर में भारत और मुंबई की मदद के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। एक भारतीय के रूप में हमसे जो भी कुछ बन पड़ेगा हम करेंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। इसके अलावा अगर बात करें इंजेक्शन की, तो रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वैक्सीन के बिना किसी की जान नहीं जाएगी। आपको बता दें कि रिलायंस फाउंडेशन ने पिछले साल अन्न सेवा के तहत 5.5 करोड़ लोगों को भोजन करवाया था। ये मुश्किल वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा भोजन देने वाला कार्यक्रम था। अब एक बार फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रिलायंस फाउंडेशन देश के साथ खड़ा है
ताकि देश को जिताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। रुकते हैं ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। न्यूज़ 18 ब्रांड सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान एक निर्णायक मोड़ पर आया है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। और नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत आपके लिए देश भर से आत्मनिर्भरता और उससे जुड़ी प्रेरणात्मक कहानियां लेकर आ रहा है। आखिर ऐसी नवीनता और उपलब्धियों से लिपटी हुई कहानियां ही तो हमें एक बेहतर राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती है। उनमें से एक कहानी है पूजा मिश्रा की, जो एक IIM ग्रेजुएट हैं और जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलने के मकसद से अपने पैतृक गांव वापस चली गईं। पूजा मिश्रा मूल रूप से यूपी के रायबरेली जिले के छोटे से गांव पुरसी की रहने वाली हैं। इंजीनियरिंग की स्नातक डिग्री पाने के बाद पूजा ने IIM कलकत्ता से पढ़ाई की और लगभग 6 वर्षों तक इन्फोसिस के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में काम किया। आखिरकार उन्होंने वापस आने का फैसला किया और एक चैरिटेबल इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत की।
after my MBA, my batchmates were moving to Singapore, Hong Kong, and I moved back to this small village in Raebareli district and started this school. And it was mainly with the intention of coming back to my roots, giving back to the society, and maybe through my efforts give some children, if not all, an opportunity for a better life. गुरुकुल पब्लिक स्कूल की शुरुआत 28 बच्चों से हुई थी। आज ये स्कूल ग्रामीण समुदाय से आने वाले सैकड़ों गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। स्कूल का मॉडल न केवल बेहतर शिक्षा को उनके लिए सुलभ बनाता है, बल्कि उनके IIM और IIT स्नातक प्राप्त मेंटर्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए दरवाजे भी खोलता है। पूजा मिश्रा का गुरुकुल स्वाभिमान भारत का एक सुनहरा उदाहरण है। भारत की ऐसी ही और कई सफलता की कहानियों को